हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो दैनिक जागरण की है वो है गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं। ये स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने बोला है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है। इसकी हत्या की इजाजत देना ठीक नहीं है। यदि गाय को मारने वालों को छोड़ा गया तो वह फिर अपराध करेगा। कोर्ट ने वैदिक, पौराणिक, सांस्कृतिक महत्व व सामाजिक उपयोगिता को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। आपको पता होगा कि हिंदुओं में गाय को माता माना जाता है और उसमें कई करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए वो एक, आप कह सकते हैं कि धार्मिक पक्ष से भी काफ़ी महत्वपूर्ण गाय मानी जाती है और इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, तालिबानी नेता अंखुदजादा होंगे नई सरकार के मुखिया। यानी कि जो अफगानिस्तान में नई सरकार बन रही है तालिबान की, उसके मुखिया होंगे ये। और नए प्रधानमंत्री के तौर पर भी अब विचार चल रहा है, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर तस्वीर अब साफ होने लगी है। अफगानिस्तान में बनने वाली नई सरकार के मुखिया तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबातुल्ला अंखुदजादा होंगे। नई सरकार में एक प्रधानमंत्री भी होगा। टोलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्ला समांगानी ने बताया, तालिबान के नेता मुल्ला हिबातुल्ला अंखुदजादा ही नई सरकार के नेता होंगे। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम जिस नई इस्लामिक सरकार की घोषणा करेंगे वह लोगों के लिए आदर्श होगी। समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान 3 सितंबर यानी शुक्रवार को नई सरकार के गठन का ऐलान करेगा। तालिबान ने कहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर विचार विमर्श अंतिम रूप में दे दिया गया है। हालांकि अभी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अंखुदजादा ने हाल ही में कंधार में तालिबान के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी ईरान की तरह शासन की व्यवस्था होगी। ईरान में भले ही राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का असली मुखिया सर्वोच्च नेता ही होता है। मौजूदा समय में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई हैं। खामनेई की तरह ही तालिबान में अंखुदजादा को रहबर कहकर बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है नेता। यानी कि शुक्रवार तक यहाँ पर नए प्रधानमंत्री की घोषणा हो जाएगी तालिबान में यानी अफगानिस्तान में। लेकिन जो अंखुदजादा हैं उन्हें ही एक तरीके से राष्ट्र प्रमुख माना जाएगा, यानी कि पीएम उन्हीं कार्यों को करेगा जिसका निर्देश अंखुदजादा द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए गरीबों को सब्सिडी संभव। आने वाले दिनों में सरकार ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने पर गरीबों को सब्सिडी दे सकती है। इस प्रकार की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने की है। ट्राई ने कहा है कि सरकार को ग्रामीण इलाके में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए शुरू में प्रति व्यक्ति अधिकतम 200 रुपये तक की सब्सिडी देनी चाहिए। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जा सकती है। दूरसंचार नियामक ने कहा है कि कोरोना संकट के मौजूदा दौर में वर्क फ्रॉम होम के साथ घर में स्कूली पढ़ाई और कारोबारी गतिविधियों के बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। ऐसे में इंटरनेट स्पीड की न्यूनतम 512 kbps से बढ़ाकर 2 mbps करने की आवश्यकता है। ट्राई का मानना है कि स्पीड की बढ़ोतरी के लिए ब्रॉडबैंड मुहैया कराने वाली कंपनियों की लागत को कम करना होगा। अभी ब्रॉडबैंड मुहैया कराने वालों से राजस्व का 8% लाइसेंस फीस के रूप में वसूला जाता है। ट्राई ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के विकास के लिए दूरसंचार और इंटरनेट प्रदाताओं यानी कि सेवाओं देने वालों को लाइसेंस शुल्क देने छूट के रूप में प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया है। तो सबसे पहले हम ट्राई के बारे में जानते हैं। ट्राई
यानी कि ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 एवं बाद में इसी अधिनियम में 2000 में संशोधन द्वारा इसे संशोधित किया गया था, जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना था। भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे सबसे और विश्व की तीसरी सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में दूरसंचार विकास के लिए ऐसी रीति तथा ऐसी गति से आप कह सकते हैं कि स्थापित करना है और उन्हें संशोधित करना है जो भारत को उभरते हुए वैश्विक समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने में समर्थ बना सके। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। JS शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि शिक्षा में दुनिया का सिरमौर बनेगा भारत। शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए भारत दुनिया में शिक्षा का फिर से सिरमौर बनेगा। इसके लिए नीति की सिफारिश को पूरी तरह से अपनाना होगा। खास तौर पर स्कूली शिक्षा में इसके अमल में तेजी लानी होगी। वर्ष 2030 तक स्कूलों के सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो सभी के सामूहिक प्रयासों से ही हासिल हो सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को NCERT के 61वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित कर रहे थे। NCERT की स्थापना की 60 साल की लंबी यात्रा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत है कि परिषद नई शिक्षा नीति के अमल को रफ्तार दे और उसे बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करे। कल के वीडियो में NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विस्तार से आपको समझाया गया है। आप कल के वीडियो यानी कल के दैनिक जागरण के डिस्कशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केंद्र सरकार की मुद्रीकरण नीति के साथ खड़ी नेका नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति का समर्थन किया है। कहा है कि मैं सरकारी संपत्तियों और उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ हूं। उन्होंने केंद्र सरकार की तालिबान से बातचीत पर भी सवाल उठाए और पूछा कि सरकार तालिबान को आतंकी संगठन मानती है या नहीं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति ये क्या है, पहले ये जान लीजिए कि देखिए अभी तक क्या था कि अभी तक विनिवेश होता था, सरकारी कंपनियों का विनिवेश होता था। विनिवेश मतलब जब जैसे मान लीजिए BPCL है, इसका विनिवेश किया जा रहा है, यानी इसकी हिस्सेदारी को सरकार बेच रही है, यानी अब इसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाएगा। सरकार की जो इसमें हिस्सेदारी है वो उसे पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में बेच देगी। इसे बोलते हैं हम विनिवेश। जब किसी सरकारी कंपनी को बेच दिया जाता है उसे बोला जाता है विनिवेश। और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है? जब सरकारी संपत्ति को लीज के माध्यम से प्राइवेट हाथों पे दिया जाता है, यानी कि उसका पूरा नियंत्रण आप कह सकते हैं रख रखाव प्राइवेट कंपनियां करेंगी, लेकिन स्वामित्व सरकार के पास होगा, उसे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना बोला जाता है। जैसे भारत का दिल्ली स्थित लाल किला, जिसका रख रखाव आदित्य बिरला ग्रुप कर रहा है, लेकिन नियंत्रण उसका भारत सरकार के पास है, तो वो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत लाल किला है, यानी कि रख रखाव प्राइवेट और उसका स्वामित्व सरकारी। तो आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इस नीति का समर्थन करते हुए उमर ने बुधवार को कहा कि निजीकरण में आप सरकारी संपत्तियों और उपक्रम को बेचते हैं, उनके मालिकाना हक किसी दूसरे को देते हैं। मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति में ऐसा नहीं है। बेकार पड़ी सरकारी संपत्तियों और उपक्रमों में अगर कमाई होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी
होनी चाहिए। इसमें भाग लेने का अधिकार सभी को बराबरी पर मिले। यह भाजपा के चंद खास शहीदों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बिगड़ते हालात, काबुल एयरपोर्ट बंद, सीमा की ओर भागे अफगान नागरिक। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान के नागरिक अब नई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से निकासी अभियान बंद होने के बाद हजारों अफगान नागरिक सड़क के रास्ते देश छोड़ने की कोशिश में हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में अफगान ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गए हैं। युद्धग्रस्त देश के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं। खाद्य सामग्रियों का संकट है, महंगाई आसमान छू रही है और बैंकों में भारी भीड़ लग रही है। गहराते संकट के बीच उदार छवि पेश करने वाले तालिबान का असली चेहरा भी सामने आने लगा है। उसका आतंक और अत्याचार बढ़ गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित सरकार का पतन और तालिबान के नियंत्रण के बाद प्रशासनिक शून्यता की स्थिति आ गई है। निकासी अभियान बंद होने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। तालिबान शासन में सताए जाने के डर से हजारों अफगान नागरिक पलायन कर रहे हैं। हवाई मार्ग से निकलने की स्थितियां समाप्त होने के बाद अब लोग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हजारों लोग पहुंच गए हैं। इन देशों ने सीमा पर सख्ती कर दी है। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान पर यूरोपीय देशों के संपर्क में भारत। नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहमियत स्थापित करने की कोशिश में जुटे यूरोपीय संघ ने फिर संकेत दिया है कि उसके लिए भारत एक अहम सहयोगी होगा। इस क्रम में ईयू के विदेश मंत्रियों की बुधवार को होने वाली अहम बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को 4 दिवसीय यात्रा पर ईयू के देश स्लोवेनिया रवाना हो रहे हैं। भारत की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि ईयू ने भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और केन्या के विदेश मंत्रियों को इस बैठक में आमंत्रित किया है। बैठक में अफगानिस्तान का मुद्दा ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुधवार को जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ वहां तालिबान के सत्ता में लौटने से यूरोपीय देशों में काफी चिंता है। पूर्व में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देश कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो चुके हैं और उन्हें डर है कि तालिबान की सत्ता में इस तरह के आतंकी संगठन फिर से पैर पसार सकते हैं। अफगानिस्तान में ड्रोन हमला करता रहेगा अमेरिका। अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट खुरासान पर उसके ड्रोन हमले जारी रहेंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उनकी सेना की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान में हमला करने की क्षमता बनी हुई है। जब भी जरूरत पड़ेगी इस क्षमता का उपयोग किया जाएगा। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमले की इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जिम्मेदारी ली है। उन पर हमने हवाई हमले किए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फिर ड्रोन हमले किए जाएंगे। तालिबान को समर्थन और सहायता दे रहा था पाकिस्तान। अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई में तालिबान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान की सेना के खिलाफ साजिश रचने से लेकर साजो सामान पहुंचाने तक में पाकिस्तान उसकी पूरी मदद कर रहा था। अफगानिस्तान के अबदस्त राष्ट्रपति अशरफ गनी भी यह बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी टेलीफोन पर 23 जुलाई को पूरी आखिरी बातचीत में पाकिस्तान की इस हरकत की पूरी जानकारी दी थी। बाइडेन और गनी के बीच 14 मिनट तक चली इस बातचीत में अफगानिस्तान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बाइडेन ने गनी से तालिबान के खिलाफ लड़ाई की नई रणनीति बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी तत्कालीन रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी को देने को कहा था। राइटर को यह बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग मिली है। इसके मुताबिक गनी कहते हैं कि हम तालिबान के बड़े हमले का सामना कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान साजिश रचने से लेकर सामग्री पहुंचाने तक में तालिबान का साथ दे रहा है। तालिबान के साथ मिलकर 10 से 15 हजार विदेशी आतंकी भी लड़ रहे हैं। इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इसको भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है जीएसटी संग्रह में 30% का बड़ा उछाल, सुधार के संकेत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है ये, जिसे सरकार ने लागू किया था और इसे सरकार का मानना है कि इससे भारत के आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एक आप कह सकते हैं एकल बाजार का निर्माण करता है। जीएसटी के तहत केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगेगा और कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। जीएसटी का उद्देश्य राज्यों की अर्थव्यवस्था में एक साथ लाकर देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। और जीएसटी के बारे में ये जान लीजिए कि जीएसटी 4 प्रकार की होती है। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब केंद्र के हिस्से का टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी। एसजीएसटी मतलब राज्य के हिस्से का टैक्स। यूजीएसटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स। और उसके बाद है आईजीएसटी यानी केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से का टैक्स या इनकम टैक्स कह सकते हैं आप। संविधान के 122वें संशोधन कानून विधेयक पारित होने के बाद जीएसटी बना। वित्त मंत्री ने जीएसटी के तहत माल और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% पर टैक्स का एक स्लैब बनाया हुआ है। अब न्यूज़ को देख लेते हैं कि जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। अगस्त में 1,12,020 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया, जो पिछले वर्ष अगस्त के मुकाबले 30% अधिक है। पिछले महीने का जीएसटी संग्रह आंकड़ा वर्ष 2019 की समान अवधि के मुकाबले भी 14% अधिक है। इससे पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां अब कोरोना पूर्व की स्थिति में पहुंच गई हैं। वर्ष 2019 में अगस्त में जीएसटी संग्रह 98,202 करोड़ रुपए था। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी संग्रह सीधे तौर पर वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा है। वस्तुओं की बिक्री बढ़ने पर जीएसटी संग्रह में इजाफा हो सकता है, जिसका इकोनॉमी पर सीधा असर दिखता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 20,522 करोड़ रुपए की रही, जो एसजीएसटी यानी कि राज्यों के हिस्से के टैक्स के रूप में 26,650 करोड़ रुपए, आईजीएसटी यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से में 56,247 करोड़ रुपए के रूप में रही है। अब कभी जैसे आपसे पूछा जाता है सीजीएसटी का आंकड़ा इतना है, एसजीएसटी का इतना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस आंकड़े की या किस टैक्स की बात हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है अटल पेंशन योजना के अंशधारकों की संख्या 3.30 करोड़ के पार। असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई के अंशधारकों की संख्या इस वर्ष 25 अगस्त को 3.30 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस सामाजिक सुरक्षा योजना से चालू वित्त वर्ष में अब तक 28 लाख से अधिक अंशधारक जुड़े हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यानी कि अटल पेंशन योजना जो है वो 9 मई 2015 को शुरू किया गया था और इसमें 18 से 40 वर्ष तक का ऐसा कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। इस योजना के तहत अंशधारक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के बाद न्यूनतम 1,000 रुपए और योगदान की रकम के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार एपीवाई में सरकारी बैंकों के खाता धारकों की संख्या 2.33 करोड़ के साथ सबसे अधिक है। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 61.32 लाख, निजी बैंकों के 20.64 लाख, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के सामूहिक रूप से 10.78 लाख और डाक विभाग के 3.40 लाख और सहकारी बैंकों के 84,627 खाताधारकों ने अपना योगदान शुरू किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर कंपनियों के प्रमुखों का भरोसा कायम।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर उसी तरह का विश्वास व्यक्त किया है जैसा उनका महामारी से पूर्व था। एक सर्वे में इन बिजनेस लीडर्स ने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले वर्षों में विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिग्रहण का रास्ता अपनाएंगे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की अनिश्चितता के बीच 60% कारपोरेट लीडर ने अगले 3 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर विश्वास जताया है। यह आंकड़ा अकाउंटिंग फर्म केपीएमजी द्वारा इसी वर्ष की शुरुआत में किए गए सर्वे के मुकाबले 42% अधिक है। इतना ही नहीं, 10 में से 9 सीईओ ने अगले 3 वर्षों में अधिग्रहण की इच्छा जताई है। केपीएमजी के ग्लोबल चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव बिल थॉमस ने कहा है कि महामारी को लेकर जारी अनिश्चितता के बावजूद सीईओ वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के प्रति आश्वस्त हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, लिखा गया है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा, और इसमें कट्टर सोच पर कड़ाई जरूरी, यानी कि तालिबान की जो कट्टर सोच है वो धर्मनिरपेक्षता है, इस पर यह आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि आर्टिकल में कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसे हम नोट करें या डिस्कस करने लायक हो, और वैसे भी ये तालिबान पर हम कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इसे सरसरी तौर पर हम देख लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। इमरजेंसी के दौरान संविधान की संशोधित प्रस्तावना में यही तो लिखा है, मगर देश में अक्सर धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम दोनों एक साथ खतरे में पड़ जाते हैं। दुनिया में करीब 52 इस्लामिक देश हैं, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसके बावजूद इस्लाम कहीं खतरे में नहीं है। भारत में इस्लामिक राज नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम के खतरे में होने का नारा जब तब क्यों बुलंद किया जाता है। इसका एक ही मकसद है, इस्लाम की बुराइयों पर पर्दा डालना। आप इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा उठाइए तो फर्जी हिंदू आतंकवाद का विमर्श खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल सनातन धर्म और इस्लाम में एक बड़ा फर्क यह है कि सनातन धर्म के लोगों ने समय के साथ आंतरिक सुधार किए हैं। जाति प्रथा को खत्म करने का अभियान समाज के भीतर से ही चला। जब दुनिया के तमाम देश और मजहब महिलाओं को बराबरी का हक देने के बारे में विचार कर रहे थे, सनातन संस्कृति में महिलाओं को बराबरी ही नहीं बल्कि सम्मान का दर्जा हासिल किया। इसके विपरीत इस्लाम के अनुयायियों को देखिए। देश में जमाते इस्लामी नाम का एक बड़ा संगठन है, इसके मुखिया हैं अरशद मदनी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद वह जोश में आ गए। वह कह रहे हैं कि लड़कियों और लड़कों के स्कूल और कॉलेज अलग अलग होने चाहिए, दोनों के साथ पढ़ने में समाज में खराबी आती है। इस संगठन के एक वकील भी हैं, वह एक और कदम आगे बढ़ गए। वह कहते हैं कि लड़के और लड़कियां आग और लकड़ी की तरह हैं। अब आप ही सोचिए कि इनके और तालिबान की सोच में क्या अंतर है। धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदारों से एक सवाल है कि दुनिया के किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में मदरसे क्यों नहीं चाहिए। मदरसों से अलग से कौन और कैसे लोग निकल रहे हैं, यह पूरी दुनिया जानना चाहती है। हर आतंकी संगठन का उनसे कोई ना कोई संबंध क्यों निकल आता है। इन सवालों पर मुस्लिम समाज ही क्यों कटघरे में आता है या फिर क्यों मजहब को जोड़ता है। दरअसल अरशद मदनी जैसे लोग मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरे समाज का अहित करने पर आमादा हैं। समाज की अंधेरी गली में ले जाना चाहते हैं। उनके बयानों को नज़रअंदाज करने से बात और बिगड़ेगी। ऐसे लोगों का हर स्तर पर और हर तरह से विरोध होना चाहिए, जिससे मुस्लिम समुदाय को ही आगे आना होगा। भारत के मुसलमानों को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान भारत से ज़्यादा सुरक्षित दुनिया में और कहीं नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल, लचर जांच से अटका न्याय। देखिए ये एक मामला है 1975 का, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और उनके भाई जो थे ललित नारायण मिश्र। हालांकि ललित नारायण मिश्र की हत्या हो गई थी। एक समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक सभा चल रही थी जिस पर ग्रेनेड से हमला किया गया था और उसमें
ललित नारायण मिश्रा की हत्या की गई थी, यानी कि बाद में जांच में ये पता चला कि उनको टारगेट करके वो हमला किया गया था, जिसमें ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। बाद में जब इसकी जांच की गई तो उसमें कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का नाम आ रहा था और तब से कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इस केस को दबता गया और ये 2014 में इसमें दो जो आरोपी पकड़े गए थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई। अब ललित नारायण मिश्र के जो पुत्र हैं विजय मिश्र और उनके पोते ने इसे सीबीआई को रिफर करने की वकालत की है, यानी कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं न्याय भी नहीं मिला और काफ़ी समय से ये केस चल रहा है। तो लचर न्याय व्यवस्था भी आपको इसमें दिख रही है और किस तरीके से सत्ता पक्ष प्रभावी होता है किसी भी न्याय प्रक्रिया पर, वो भी इसमें बताया जा रहा है। और इसमें आर्टिकल में ऐसा कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड टीकाकरण। एक दिन में 1,33,00,000 से अधिक टीके लगाया जाना कोरोना का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मंगलवार को रिकॉर्ड संख्या में टीके लगाना भारत की बढ़ती क्षमता की भी गवाही दे रहे हैं। यह उन लोगों को जवाब भी है जो टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाने के साथ सरकारी तंत्र पर तंज कस रहे थे। यह एक सप्ताह में दूसरी बार है जब भारत में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसके पहले शुक्रवार को भी 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीकाकरण के मामले में इसी तरह के और रिकॉर्ड कायम कर सकती है। निसंदेह टीकाकरण के मामले में मिल रही सफलताओं से यह भी पता चलता है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक समन्वय एवं समझबूझ कायम कर लें तो वे अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। उचित यह होगा कि यह समन्वय और समझबूझ टीकाकरण के साथ साथ विकास एवं जन कल्याण के अन्य अभियानों से में भी कायम हो। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। फिलहाल उन सब की मुक्त कंठ से सराहना होनी चाहिए जिनके सहयोग एवं समर्पण से टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट पेज स्पोर्ट्स पेज होगा हमारा। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि खेल संस्कृति को बढ़ावा देगी फिट इंडिया क्विज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में फिट इंडिया क्विज को लॉन्च किया है। खेल एवं फिटनेस से संबंधित यह पहली क्विज होगी। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से बच्चों को फिट रखने और खेल संबंधी ज्ञान बढ़ाने के लिए फिट इंडिया क्विज सबसे सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि भारत का एक विस्तृत खेल इतिहास रहा है जो ओलंपिक में भी हमारी सफलता को दिखाता है। इसलिए स्कूली छात्रों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें विजेता बनाने के लिए हमने यह देशव्यापी क्विज शुरू किया है। तो ये आज का यानी 2 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।